गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और बोनस भुगतान अधिनियम 1965 ये इंडस्ट्रियल लॉ यानी जो लेबर लेजिस्लेशन है, श्रम कानून, उसका एक इम्पोर्टेंट लॉ है या लेजिस्लेशन है। और इस एक्ट का जो पर्पस क्या है कि जो वर्कर्स का बोनस प्राप्त करने का जो राइट है उसके लिए काम करना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक की, जिसका नाम है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं बोनस क्या है और पहले सिस्टम क्या था बोनस का। बोनस एक प्रकार से देखा जाए तो बोनस गिफ्ट का जो वर्ड है उससे बना है बोनस। ठीक है, पहले जो एम्प्लॉयर थे या किसी कंपनी के मालिक या किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक अपने कर्मचारियों को जो है जब खुश हो जाते थे कर्मचारियों के काम से, तो उनको गिफ्ट दिया करते थे और उसी गिफ्ट को जो है हम एक बोनस की तरह से समझ सकते हैं। गिफ्ट में जरूरी नहीं कि वो हमेशा कोई प्रोडक्ट ही उनको गिफ्ट करे, हो सकता है वो उन्हें कुछ अमाउंट है पैसे के रूप में देकर भी जो है गिफ्ट दे सकते हैं। तो गिफ्ट का जो तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है। तो बोनस भी एक प्रकार का गिफ्ट है और एक एक्स ग्रेसिया पेमेंट के तौर पर जाना जाता है। एक्स ग्रेसिया पेमेंट क्या है कि एक जो दया स्वरूप जो मालिक अपने कर्मचारियों को जो पैसा देता है, ये बोनस सैलरी और वेजेस के अलावा दिया जाता है ना, इन एडिशन टू द सैलरी एंड वेजेस। तो बोनस एक एक्स ग्रेसिया यानी जो दया स्वरूप सैलरी एवं वेतन के अलावा जो पैसा दिया जाता है मालिक या जो बिजनेस का ऑनर है उसके द्वारा अपने कर्मचारियों को, तो उसे हम बोनस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, बोनस में क्या है कि पहले कोई लॉ नहीं था, इसलिए जब बिजनेस का ओनर खुश हुआ तो बोनस दे दिया, जब कर्मचारियों के काम से खुश नहीं है तब उनको बोनस नहीं दिया। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि कुछ कर्मचारियों को बोनस दे दिया, कुछ कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला। अब जो कर्मचारी जो बिजनेस का ओनर है या एम्प्लॉयर है, उनके साथ यदि उनके संबंध अच्छे थे तो उनको बोनस मिल जाता था, और जिनके संबंध अच्छे नहीं होते थे बिजनेस ओनर के साथ, उनको बोनस नहीं मिलता था। तो एक प्रकार से जो कर्मचारियों के पास ये राइट नहीं था कि वो बोनस प्राप्त कर सके। ठीक है ना, और उन्हें एक दया स्वरूप ही जो ओनर है उसकी दया के आधार पर, उसके ग्रेस के आधार पर ही वो जो आशीर्वाद के तौर पर ही बोनस प्राप्त होता था। तो अब जो कर्मचारी है उनके अंदर जो वर्कर है उनमें जागरूकता बढ़ी और उसके बाद उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरीके से जो है आंदोलन किए और उन आंदोलन के आधार पर जो है ये बोनस जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है ये बनाया गया। अब इसका थोड़ा सा हम जो बैकग्राउंड है उसको समझ लेते हैं, किस प्रकार से पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की भारत में जो है शुरुआत हुई और इस ये एक्ट बनने से पहले बोनस के संबंध में क्या क्या जो प्रयास है वो किए गए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो भारत में जो बोनस का जो पेमेंट है वो 1917, ठीक है ना, 1917 के अंदर फर्स्ट टाइम जो बोनस का भुगतान किया गया। और ये जो पेमेंट है वो मुंबई एंड अहमदाबाद कॉटन मिल्स के द्वारा अपने वर्कर को जो है किया गया। ठीक है,
याद रखना है कि सबसे पहले जो बोनस का भुगतान है वो किसने किया, तो मुंबई अहमदाबाद जो कॉटन मिल्स है उन्होंने अपने कर्मचारियों को 1917 में जो है बोनस का भुगतान किया। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो इसके लिए आपको जो वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध, उस डेट पर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, ये डेट सबको मालूम होनी चाहिए कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वार है वो 1940, ठीक है ना। हम ये फर्स्ट है वो 1914 से लेकर और 1918 तक ये चला, ठीक है। और वैसे ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से लेकर 1945, ठीक है, तक ये वर्ल्ड वॉर चला। अब ये जो पीरियड है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ 1917, ये किसके बीच का पीरियड है, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बीच का जो है ईयर है। और इस ईयर में क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसमें जो सैनिक वगैरह थे उनके क्लोथिंग के लिए, उनके ड्रेस के लिए जो कपड़े की डिमांड बहुत बढ़ गई, ठीक है ना। और क्योंकि बहुत सारे देश में एक प्रकार से जो इमरजेंसी का जो पीरियड डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है ना, युद्ध शुरू हो गया और उसकी वजह से बहुत सारा जो कारोबार है वो भी प्रभावित हुआ। और ऐसे में जो भारत के अंदर मुंबई में, अहमदाबाद में जो कॉटन मिल्स थी उनके अंदर इस कारोबार में बहुत तेजी से इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई और बहुत सारा जो प्रॉफिट है उस दौरान जो कॉटन मिल्स के ओनर ने कमाया। अब क्या हुआ, इस कर्मचारियों को उस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो कॉटन मिल्स के ओनर्स ने उन वर्कर्स को जो है बोनस का भुगतान किया। समझ में आ गई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो कपड़े की ज़्यादा डिमांड हो गई और इस वजह से ज़्यादा कपड़ा बनाने के लिए फैक्ट्रियों के मालिकों के द्वारा कर्मचारियों को एक प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए उनको बोनस का भुगतान किया गया। कब? 1917 के अंदर। अब इसके बाद क्या प्रयास थे इसको भी समझना। अब 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया और उसके बाद जो क्लॉथ की या कपड़े की डिमांड थी वो धीरे धीरे क्या है कम हो गई, ठीक है। उतनी ज़्यादा जो डिमांड है जिस रफ्तार से पहले बढ़ रही थी वो नहीं रही। और एक प्रकार से जो स्टार्ट किया था पेमेंट ऑफ बोनस का 1917 में वो 1923 में आते आते बंद हो गया, ठीक है ना। 1923 के अंदर जो बोनस का भुगतान किया जा रहा था कॉटन मिल्स के अंदर वो कंप्लीटली बंद कर दिया, ठीक है ना, एक क्लोज, ठीक है ना, या आप स्टॉप लिख सकते हैं, ठीक है ना, स्टॉप, ठीक है, बंद कर दिया। अब उसके बाद जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दिया। 1924 के अंदर वर्कर्स ने स्ट्राइक शुरू किया कि भाई हमें जो बोनस है उसका पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो मामला कोर्ट में गया और जो मुंबई का कोर्ट है उसने डिसीजन दिया कि जो बोनस है वो ये मुंबई का जो हाई कोर्ट है उन्होंने डिसीजन दिया कि बोनस इज नॉट ए लीगल राइट, ठीक है ना, कि जो बोनस है वह कर्मचारियों का एक कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए कर्मचारी बोनस की मांग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मामला क्या है फिर ठंडे बस्ते में चला गया। 1917 में शुरू हुआ, 1923 में बंद कर दिया और फिर 1924 में कर्मचारियों ने हड़ताल की, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि बोनस प्राप्त करने का अधिकार कर्मचारियों को नहीं है। अब बात थोड़ा समय बीतता गया और उसके बाद 1948 में जब देश आजाद हुआ उस समय जो वर्कर्स थे
उन्होंने वापस जो है एक प्रकार का स्ट्राइक कर दिया, ठीक है ना। और जो डिस्प्यूट अराइज हो गया कि कर्मचारी ने कहा कि हमें बोनस मिलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि सरकार ने जो ट्रेड यूनियंस थे, वर्कर्स थे, कर्मचारी थे, उनकी बात को जैसे तैसे उस विवाद को समाप्त कर दिया, ठीक है ना। जब उन्होंने 1948 में देश की आज़ादी के तुरंत बाद जो वर्कर्स ने या जो ट्रेड यूनियंस है उन्होंने वापस बोनस की मांग शुरू कर दी, और सरकार ने क्या किया, जैसे तैसे करके उस आंदोलन को या उस जो विवाद को वहीं पर शांत कर दिया, ठीक है ना। एक प्रकार से जो डिस्प्यूट हुआ था अराइज, उसको सेटल कर दिया, ठीक है ना। डिस्प्यूट सेटल। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, 1950 के अंदर अब गवर्नमेंट को लगा कि जो डिस्प्यूट है वो दोबारा है वो अराइज हो गया, ठीक है ना। लोगों ने वापस आवाज उठाना शुरू कर दिया 1950 में कि भाई उन्हें बोनस मिलना चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रकार से फुल बेंच फॉर्मूला, फुल बेंच फॉर्मूला गवर्नमेंट ने जब 1950 में वापस आवाज उठने लगी बोनस के लिए, तो 1950 में सरकार ने फुल बेंच फॉर्मूला है वो डेवलप कर दिया कि इस फॉर्मूले के तहत जो वर्कर्स है, कर्मचारी है, उनको बोनस दिया जाएगा। बट क्या हुआ, जो कर्मचारी है, ट्रेड यूनियंस है, वो इस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने फिर दोबारा अपनी जो आवाज़ है वो उठानी शुरू कर दी कि उन्हें बोनस जो है वो अब वो इस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है और उन्हें जो बोनस है वो दिया जाना चाहिए। और इस समय जो है 1950 के अंदर जो कोर्ट है उसने ये बोनस का, देखिए बोनस ऐसे ही नहीं मिला, ये इसके लिए जो कोर्ट है उसने बोनस को क्या बना दिया, बोनस इज नाउ बिकम लीगल राइट। अब देखिए जब 1924 में डिस्प्यूट हुआ था, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि बोनस प्राप्त करने का कर्मचारियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पर देश की आज़ादी के बाद जो कोर्ट है उसने बोनस को एक कानूनी अधिकार बना दिया कर्मचारियों को कि कर्मचारी बोनस प्राप्त कर सकते हैं, ये उनका कानूनी अधिकार है, वो उसकी मांग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है वो 1950 में हुई, और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने ये जो फुल बेंच फॉर्मूला डेवलप किया था 1950 में, उससे ना तो मिल के ओनर सेटिस्फाई थे और ना ही वर्कर सेटिस्फाई थे, और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जो कमीशन सेटअप किया, ठीक है। और उस कमीशन का क्या नाम था, ट्रिपार्टाइट कमीशन। अब देखिए 1950 के बाद 50 में जब बोनस लीगल राइट बन गया, तो फिर उसके बाद जो है वापस जो मिल ओनर्स थे या वर्कर्स थे वो असंतुष्ट हो गए जो बोनस के फॉर्मूले से, और उन्होंने वापस अपनी जो बात रखना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ट्रिपार्टाइट जो है कमीशन गठित किया। ट्रिपार्टाइट का मतलब उसमें मिल ओनर्स शामिल थे, उसमें वर्कर्स या ट्रेड यूनियन के लोग भी शामिल थे, गवर्नमेंट के लोग भी शामिल थे, तीनों पार्टी से लोग हैं उनको शामिल कर लिया, और उनको कहा गया कि आप बोनस पर स्टडी करें और देखें कि बोनस किस प्रकार से दिया जा सकता है ताकि कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं हो, और जो राइट है वर्कर्स का उस राइट को भी हम सुरक्षित रख सकें। तो इस प्रकार से ये जो ट्रिपार्टाइट कमीशन सेटअप किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उस कमीशन ने 1964 में
1964 में अपना रिकमेंडेशन दिया जो बोनस के संबंध में, और इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, 25 सितंबर 1965 को ये एक्ट बना दिया। किस के आधार पर ये एक्ट बना, ये आपको पता रहना चाहिए कि जो ट्रीपार्टाइट कमीशन सेटअप किया गया था, उस कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर गवर्नमेंट ने द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1964 जो है बनाया। और वर्तमान में जो वर्कर्स हैं उनको बोनस का भुगतान इसी जो है लॉ के अकॉर्डिंग, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये जितने भी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और जिनके लिए कोई अलग से बोनस के संबंध में कानून नहीं है, तो उन सभी पर जो इस कैटेगरी में आते हैं, इस एक्ट के अंदर काउंट होंगे, उन पर ये बोनस एक्ट लगता है। और उन सभी कर्मचारियों को जो इस एक्ट के तहत बोनस का भुगतान जो है कराया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन है कि किस प्रकार से जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की जो शुरुआत है वो भारत में हुई। अब इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको आप नोट कर लें। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी बिटवीन लेबर, टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी between labor and capital, labor and capital। अब देखिए जो लेबर एंड कैपिटल है उनमें हार्मनी, एक सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है या संबंध है वो विकसित करना है, शांतिपूर्ण संबंध विकसित करना है। तो इसके लिए जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बनाया गया। अब लेबर एंड कैपिटल का मतलब क्या है? लेबर का मतलब वर्कर, कैपिटल का मतलब है एम्प्लॉयर, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं हो बोनस के संबंध में, तो इसके लिए ये एक्ट बनाया ताकि कर्मचारी है शांतिपूर्ण तरीके से, एक सौहार्दपूर्ण तरीके से संस्था में काम करे और कोई डिस्प्यूट की नौबत ना आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू इम्पोज statutory liability upon an employer statutory liability on an employer of every establishment covered by this act। अब देखिए इस अधिनियम के अधीन आने वाले प्रत्येक संस्थान के जो नियोक्ता है
उस पर एक कानूनी जो दायित्व जो है स्थापित करने के लिए इस एक्ट की जरूरत महसूस की गई और इसका उद्देश्य है। यानी जिस भी संस्थान पे ये एक्ट लागू होता है तो उस संस्थान के जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, उनका एक दायित्व फिक्स करने के लिए कि उनका दायित्व होगा कि वो अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करें। तो ये भी इस एक्ट का उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात करें to define the principle of to define the principles of payment of bonus according to the formula। अब देखिए जो फॉर्मूला फिक्स किया गया है उस फॉर्मूले के अनुसार जो बोनस भुगतान के लिए जो है सिद्धांत या प्रिंसिपल्स जो है उनको परिभाषित करना, जो प्रोविजंस है, नियम है, उनको परिभाषित करना जो है इस एक्ट का भी एक उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात करें टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ minimum and maximum बोनस। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम बोनस कितना मिलेगा, मिनिमम बोनस कितना मिलेगा। तो इन सब के लिए भी जो है इन सब को डिसाइड करना, इन सबसे संबंधित जो प्रोविजंस है उनको डिसाइड करना, तो ये भी इस एक्ट के का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू प्रोवाइड। आप पहले इन्हें नोट कर लें, इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं टू प्रोवाइड मशीनरी for enforcement of the liability enforcement of the liability for payment of bonus अब देखिए जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का वो है टू प्रोवाइड मशीनरी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ बोनस।
बोनस भुगतान के लिए जो एक प्रकार से व्यवस्था है, मैकेनिज्म है, मशीनरी है, उसको विकसित करना है। ठीक है, कि कौन व्यक्ति है रिस्पॉन्सिबल होगा बोनस के पेमेंट के लिए, और यदि उस व्यक्ति के द्वारा टाइमली बोनस का भुगतान नहीं किया जाता है तो फिर कर्मचारी कहाँ शिकायत कर सकते हैं और कहाँ उसके लिए जो कानूनी उपचार है, लीगल रेमेडी है, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब की व्यवस्था है वो इस एक्ट में की गई है। तो आज के लिए इतना ही। जो अदर प्रोविजंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।